नमस्कार छात्रों, आज हम हिंदी विषय में पाठ क्रमांक 10 ठेस यह पूरक पठन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लेखक फणीश्वरनाथ रेणु उनका परिचय पढ़ेंगे। देखो छात्रों, लेखक फणीश्वरनाथ रेणु उनका जन्म 1921 पूर्णिया बिहार में हुआ था। उनकी मृत्यु 1977 में हुई थी। उनका परिचय हिंदी कथाधारा का रुख बदलने वाले फणीश्वरनाथ रेणु जी को आज़ादी के बाद के प्रेमचंद की संज्ञा दी जाती है। आपकी कहानियों और उपन्यासों में आंचलिक जीवन की धुन, गंध, लय, ताल, सुर, सुंदरता, कुरूपता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। आपकी भाषा शैली में एक जादुई असर मिलता है। उनकी प्रमुख कृतियाँ महिला आंचल, प्रति परिकथा, जुलूस, उपन्यास, एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अच्छे आदमी, कथा संग्रह, ऋण, जल, धन जल, नेपाली क्रांति कथा, रिपोर्टाज आदि। गद्य संबंधी प्रस्तुत आंचलिक कहानी बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण जीवन, सामाजिक संबंध, कारीगरों के स्वाभिमान आदि को बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। देखो छात्रों, अब हम इस पाठ को शुरुआत करेंगे। पहला परिच्छेद है, खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। इसीलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिरचन को। क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। पगडंडी पर तौल तौल कर पांव रखता हुआ धीरे धीरे। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। देखो छात्रों, इस पहले परिच्छेद में लेखक फणीश्वरनाथ रेणु कहते हैं कि सिरचन नाम का आदमी एक ग्रामीण कलाकार था। वह एक बहुत ही अच्छा कारीगर था, यानी अपनी कला में बहुत ही माहिर था, बहुत ही कुशल था। परंतु जब खेती बाड़ी का समय आता था, तब गांव के किसान उनकी गिनती नहीं करते थे। उन्हें अपनी खेती में काम करने के लिए नहीं बुलाते थे। उस गांव के बहुत सारे लोग सिरचन को बेकार ही नहीं बल्कि बेगार समझते थे। देखो छात्रों, यहाँ पे हमें बेगार का अर्थ दिया है बेगार, यानी बिना मजदूरी से जबरदस्ती लिया गया काम। लेखक कहते हैं कि उस गांव में रहने वाले किसानों का कहना है कि सिरचन खेत में काम करने के लिए बहुत ही देर से आता है। जब बाकी मजदूरों का 1/3 काम हो जाने के बाद, 1/3 का अर्थ है खेत का तीसरा भाग, सिरचन हाथ में खुरपी यानी घास काटने का जो औजार है, वह औजार लेकर धीरे धीरे पांव रखते हुए खेत में पहुंचता है। और इसलिए गांव के किसान सिरचन को खेत में काम करने के लिए नहीं बुलाते थे। आज सिरचन को मुक्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। एक समय था जब उसकी मंडैया के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे हाथ में यह कारीगरी रह गई है सारी इलाके में। एक दिन का समय निकाल कर चलो, बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से।
सिरचन से एक जोड़ा चीक बनाकर भेज दो। देखो छात्रों, लेखक कहते हैं कि गांव के लोग सिरचन को मुक्तखोर यानी हराम का खाने वाला, कामचोर या चटोर भी कहते थे। चटोर का अर्थ है अधिक खाने का लोभी। लेखक कहते हैं कि एक समय था जब उसकी मंडैया के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। मंडैया का अर्थ है, मंडैया यानी एक झोपड़ी। उस समय बहुत सारे लोग सिरचन की खुशामद भी करते थे। खुशामद करना यानी झूठी तरह की प्रशंसा करना, झूठी तरह की तारीफ करना। और वह झूठी तारीफ किस तरह से करते थे कि आप इस गांव में, इस इलाके में अकेले कारीगर हो और हमें शहर में एक चीक यानी एक पर्दा बनाकर भेजना है, पर्दा बनाकर दे दो। यह सारी बातें सिरचन को गांव के लोग कहते थे। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। देखो छात्रों, लेखक कहते हैं कि जब मुझे मेरी माँ सिरचन को बुलाने के लिए कहती थी तब मैं सबसे पहले यह पूछ लेता था कि उन्हें भोग क्या क्या लगेगा। भोग यानी उन्हें खाना पीना क्या क्या लगेगा या फिर उन्हें संपत्ति क्या लगेगी। यह सारी बातें पहले ही लेखक अपने माँ से पूछ लेता था। माँ हंसकर कहती, जा जा बेचारा, मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। पड़ोसी गांव के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। तुम्हारी भाभी नाखून से काटकर तरकारी परोसती हैं और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियों बनाती हैं। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखी है। लेखक फणीश्वरनाथ रेणु कहते हैं कि उस समय उनकी जो माँ है वह माँ कहती थी कि तुम जाओ और सिरचन को बुलाकर लाओ। वह मेरे काम में कभी भोग की यानी संपत्ति की बात नहीं करता। देखो छात्रों, लेखक कहते हैं कि एक बार पड़ोसी गांव में रहने वाले पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को सिरचन ने बेपानी कर दिया था। बेपानी करना यानी बेइज्जत करना। देखो सिरचन ने इस लड़के को किस तरह से बेइज्जत किया था कि तुम्हारी भाभी नाखून से काटकर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियों बनाते हैं। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से यह सब बनाना सीखी है। इस प्रकार सिरचन ने पड़ोसी गांव के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को बेइज्जत कर दिया था। इसलिए सिरचन को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलसकर कहती, आओ सिरचन, आज नैनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई। घी की खखरों के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना। और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है। उसकी ननद रूठी हुई है मोती की शीतल पाटी के लिए। लेखक कहते हैं कि सिरचन को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता था, परंतु जब सिरचन लेखक के घर आता था तब लेखक की माँ सिरचन को देखते ही हुलसकर कहती, आओ सिरचन। हुलसकर कहना यानी प्रसन्नित होकर कहना। और लेखक की माँ सिरचन को कहती थी कि जब मैं नैनू मत रही थी तब तुम्हारी ही याद आई थी और घी के खखरों के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना। यह सारी बातें लेखक की माँ ने सिरचन को बताई थी। उसके बाद लेखक की माँ ने सिरचन को यह भी बताया था कि बड़ी बेटी की ससुराल से संवाद भेजा है।
कि उसकी ननद रूठी हुई है, यानी उसकी ननद नाराज हो गई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। देखो छात्रों, मोती की शीतल पार्टी यानी घास की चटाई। इस तरह सिरचन लेखक के घर आने के बाद उनके माँ ने यह सारी बातें सिरचन को बताई थी। सिरचन अपनी पनी आई जीभ को संभालकर हंसता, घी की सौंधी सुगंध सूंघकर ही आ रहा हूँ काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। उस समय सिरचन हंसते हुए लेखक के माँ को कहता कि इस तरह सुगंध सूंघकर ही तो आया हूँ, नहीं तो इस तरह शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। सिरचन जाति का कारागिर है। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता, फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेहूंपन सांप की तरह फुफकार उठता। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम, सिरचन मुँहजर है, कामचोर नहीं। देखो छात्रों, सिरचन नाम का आदमी जाति का कारीगर है। लेखक कहते हैं कि सिरचन नाम के आदमी का काम करने का ढंग, जो तरीका है, वह तरीका मैंने घंटों बैठकर देख लिया है। वह बहुत ही अच्छी तरह से मोती और पटेर को हाथ में लेकर उससे विभिन्न प्रकार की चीजें बनाता है। सिरचन काम करते समय बहुत ही तन्मयता से काम करता है, यानी बहुत ही लगन से काम करता है। काम करते समय उनके कार्य में जरा भी बाधा पड़ी तो वह तुरंत ही क्रोधित होकर गुस्से में आकर कहता था कि यह काम दूसरे से करवा लीजिए। यानी लेखक का कहना है कि सिरचन नाम का कारीगर मुँहजोर था, कामचोर नहीं। यानी जो भी काम करता था वह बहुत ही लगन से सिरचन नाम का आदमी अपना काम करता था। बिना मजदूरी के पेट पर भात पर काम करने वाला कारीगर। दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाला वह नहीं बर्दाश्त कर सकता। यानी सिरचन बिना मजदूरी लिए काम करने वाला कारागिर है। इस गांव में रहने वाले बहुत सारे लोगों का कहना था कि सिरचन नाम का जो कारागिर है वह कारागिर बिना मजदूरी लिए काम करने वाला एक कारागिर है। केवल उसे भरपेट खाना देते थे, परंतु लेखक कहता है कि काम करने के बाद सिरचन को अच्छा स्वादिष्ट खाना नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, परंतु सिरचन को बात में जरा भी झाला, यानी बातों में जरा भी तीखापन उन्हें बिल्कुल ही पसंद नहीं था। वह जरा भी इस तरह का जो तीखापन है वह तीखापन बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सिरचन को लोग चटोर भी समझते थे। तले बघारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ। दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा। आज तो अब अधक वाले दर्द से माथा टनटना रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन माने कभी नहीं। लेखक फणीश्वरनाथ रेणु कहते हैं कि जिस गांव में सिरचन नाम का कारागिर रहता था उस गांव में रहने वाले बहुत सारे लोग सिरचन को चटोर समझते थे।
चटोर यानी खाने पीने में लालची। इसलिए इस गांव में रहने वाले लोगों को ऐसा लगता था कि यदि शेरचन को अपने घर पर काम करने के लिए बुलाना हो तो पहले स्वादिष्ट खाने का प्रबंध करना पड़ता है। यदि स्वादिष्ट खाने का प्रबंध करेंगे तो तुरंत शेरचन हाजिर हो जाएगा, ऐसा लोगों को लगता था। और यदि शेरचन को स्वादिष्ट भोजन यानी स्वादिष्ट खाना नहीं मिलता तो वह काम भी अच्छा नहीं करता था, यानी वह शेरचन नाम का कारीगर विभिन्न प्रकार के बहाने बनाकर हाथ में लिया हुआ काम अधूरा छोड़कर चला जाता था, यानी वह काम कभी पूरा नहीं करता था। इस तरह गांव के लोग शेरचन के बारे में सोचते थे, इसलिए वह शेरचन को चटोर भी समझते थे। परंतु वास्तव में शेरचन नाम का जो आदमी है वह आदमी इस तरह का कारागिर नहीं था। वह अपने कार्य में, अपने कला में बहुत ही प्रसिद्ध था, बहुत ही माहिर था। परंतु उस गांव के सभी लोग शेरचन को क्या समझते थे? चटोर समझते थे। देखो छात्रों, चटोर का अर्थ खाने पीने में लालची। मोती घास और पटेर की रंगीत शीतल पाटी, बांस की तिलियों की झील मिलाती चीख, सतरंगे ढोर के मोढ़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाहों के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें शेरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं, पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक आध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो, वह कुछ भी नहीं बोलेगा। लेखक कहते हैं कि शेरचन नाम का कारीगर अपने कार्य में बहुत ही कुशल था, बहुत ही माहिर था। जैसे कि विभिन्न प्रकार के पेड़ के पत्तों से, तृण से, घास से अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनाता था, जैसे कि चटाई बनाना, पर्दा बनाना, छाता, टोपी आदि प्रकार के वस्तु वह शेरचन नाम का कारीगर बनाता था। उसके अलावा इस गांव में यह काम किसी को नहीं आता था। परंतु दूसरी बात यहाँ लेखक ने हमें बताई है कि इस तरह शेरचन के कार्यों को इस गांव में सभी लोग बेकाम यानी बेकार समझते थे। इसलिए इस गांव में रहने वाले सभी लोग यह कहते थे कि शेरचन के इस तरह बेकाम कार्य की मजदूरी देने में अनाज या पैसे देने की ज़रूरत नहीं समझते थे। गांव में रहने वाले उन लोगों का यह कहना था कि उसे भरपेट खिला दो और काम पूरा हो जाने के बाद कोई पुराना कपड़ा देकर उसे अपने घर से छोड़ दो, यानी विदा कर दो। इस तरह गांव के सभी लोग शेरचन के साथ व्यवहार करते थे। कुछ भी नहीं बोलेगा ऐसी बात नहीं। शेरचन को बुलाने वाले जानते हैं शेरचन बात करने में भी कारगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी शेरचन की बात सुनकर तिल मिला उठी थी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ इतनी बड़ी बात। देखो छात्रों, लेखक कहता है कि शेरचन नाम का कारीगर कुछ नहीं बोलेगा ऐसी बात नहीं है, क्योंकि शेरचन को बुलाने वाले सभी जानते हैं कि शेरचन काम करने में जितना कारगर है, काम करने में जितना माहिर है, कुशल है, उतना ही बात करने में भी है। बड़ी बात ही है बेटियां, बड़े लोगों की बस की बात ही बड़ी होती है, नहीं तो 2-3 पटेर की पार्टियां का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला।
यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबूनी, शेरचंद ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। यानी इस तरह शेरचंद नाम का जो कारीगर था, वह कारीगर बात करने में भी बहुत ही प्रसिद्ध था। यानी जिस तरह वह काम करने में माहिर था, उसी तरह वह बात करने में भी माहिर था। इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़े भाभी को लिखकर चेतावनी दे दी है। मानू के साथ मिठाई की पतीली न आए कोई बात नहीं, 3 जोड़ी फैशनेबल चीक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू तो। भाभी ने हंसकर कहा, बैरंग वापस। इसलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने। देखो सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाए। लेखक कहते हैं कि उनकी छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी, परंतु जाने से पहले ही लेखक की छोटी बहन मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दी थी कि मानू के साथ मिठाई नहीं भेजेंगे तो भी चलेगा, परंतु उनके साथ 3 जोड़ी फैशनेबल पर्दा चटाई भेजवा दो। इसलिए लेखक के माँ ने सिरचन को 1 सप्ताह पहले ही सारी चीज़ें बनाने के लिए नियुक्त कर दिया था। और लेखक के माँ ने सिरचन को यह भी बताया था कि देखो सिरचन, इस बार मैं आपको नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती दूंगी, परंतु अच्छा मन लगा के काम करना और ऐसी चीज़ें बनाना कि देखने वाले देखते ही रह जाए। यह सारी बातें लेखक के माँ ने सिरचन को अपने घर बुलाकर बताई थी। पान जैसे पतली छुरी से बांस की तिलियां और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चीक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है। यानी उसके बाद सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चीक यानी पर्दा बुनने के लिए बैठा, परंतु जिस समय सिरचन ने वह पर्दे की 1.5 हाथ तक बिनाई की, तब सभी लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है। मछली भाभी से नहीं रहा गया, पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर कर देती। परंतु सिरचन ने बनाया हुआ वह पर्दा देखकर लेखक के घर में जो मछली भाभी है उसे रहा नहीं गया और इसीलिए वह पर्दे के पीछे जाकर सिरचन को कहने लगी, वह बोलने लगी कि मुझे पहले ऐसा मालूम होता कि मोहर छाप वाले धोती देने से अच्छी चीज बनती है तो मैं भैया को खबर कर देती। यानी इस बार सिरचन ने बहुत ही अच्छी तरह की जो चीजें हैं, जो पर्दे हैं, वह पर्दे बनाए थे। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुरिया। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। यानी लेखक कहते हैं कि सिरचन अपने कार्य में बहुत ज़्यादा व्यस्त था, बहुत ज़्यादा तल्लीन था, परंतु मछली भाभी की वह बात सुनकर सिरचन ने तुरंत ही उन्हें जवाब दे दिया कि मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है और मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है और इसलिए मैंने उनके लिए वह चीज़ बनाई है।
यदि तुम मुझे मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता भी देते फिर भी ऐसी चीज नहीं बनती। मैंने तो केवल मानू दीदी के लिए यह सब बनाया है। यानी सिरचन नाम का जो कारीगर था, वह कारीगर अपने कला में, अपने कार्य में बहुत ही ज़्यादा माहिर था, बहुत ही प्रसिद्ध था। परंतु गांव में रहने वाले बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना था कि वह आदमी एक बेकाम तरह का है।